दोस्तों नमस्कार। आज आप राष्ट्रकूट वंश को पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले मैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे दूं, ठीक है? जिससे कि आप थोड़ा-सा माइंड मैपिंग कर सकें। तो देखिए, जो मैं राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ये दक्षिण भारत में शासन करता था और दक्षिण भारत में लगभग कर्नाटक का शुरुआती जो इनका शासन चला, वो कर्नाटक के आसपास से चला, ठीक है? दक्षिण भारत। ये जो वंश है वो 735 से 982 ईस्वी तक सक्रिय रूप से, शक्तिशाली रूप से शासन करता रहा दक्षिण भारत पर। ये एक ऐसा वंश था जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत गया था सैन्य अभियान के लिए, और बहुत बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध सैन्य अभियान था। त्रिकोणीय संघर्ष का ही वह एक हिस्सा था, कन्नौज को जीतना, ठीक है? कन्नौज उस समय राजनैतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था, क्योंकि वो हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। और हर्षवर्धन काल में कन्नौज का जो ख्याति पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैला हुआ था, उसी के कारण भारत की सभी शक्तियां कन्नौज को जीतना चाहती थी। राष्ट्रकूट वंश भी उसी वंश में था, जो कि अपनी सत्ता की धमक पूरे भारत में दिखाना चाहती थी या जमाना चाहती थी। अगर इनके वंश की शाखा ले जाएं, कहां तक ये जाती है, तो यदुवंशी कुल से संबंधित अपने आप को बताते हैं। सात्विकी की एक शाखा है, उससे ये अपने संबंध बताते हैं। सात्विकी महाभारत काल में सेनापति थे, नारायणी सेना के, ठीक है? आप महाभारत में सात्विकी का बार बार नाम सुनेंगे। दांती दुर्ग इसका सार्वभौम शासक था, मतलब पहला ऐसा शासक था इस वंश का जिसने इस वंश को राजनीतिक तौर पर किसी के अधीन नहीं रखा। राजनीतिक तौर पर ये अपने बल पर शासन कर रहा था, किसी के अधीन होकर शासन नहीं कर रहा था, या किसी अन्य राजा का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। हालांकि दंती दुर्ग से भी पहले कई राजा आए, वो सामंत स्थिति में थे। सामंत स्थिति में यानी कि किसी राजा के अधीन होकर शासन करना। तो अगर देखा जाए तो दंती वर्मा करके जो इनके पूर्वज थे, वो सामंत स्थिति में थे, ठीक है? तो दंती वर्मा और दंती दुर्ग को एक मत समझिएगा। दंती वर्मा बहुत पहले आए थे, ठीक? बहुत पहले। इनका समय काल लगभग 665-70 के आसपास का है, ठीक है? ये सामंत स्थिति में थे, और लेखों में तो इनसे भी पहले के लोग वर्णित हैं। रट का नाम आता है, ठीक है? तो वहां पर अभी हम नहीं जाएंगे। हम जब इनके इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, इनकी उत्पत्ति को जानने का प्रयास करेंगे, तब हम इस पर बात कर लेंगे, रट के बारे में, रट के बारे में, दंती वर्मा के बारे में। अभी तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी में इस वंश के बारे में दे रहा हूं, जिससे कि आप रोड मैप बना लिए एक प्रकार से समझने के लिए। तो पहला शासक इंद्रदुर्ग, दूसरा शासक हो गया आपका इंद्र चतुर्थ, ठीक? इंद्र चतुर्थ अंतिम महान शासक था राष्ट्रकूट वंश का, ठीक? इसके जो समय शासन का जो समय है वो 973 से 982, और दंती दुर्ग का कब है? 735 से 756। तो लगभग लगभग मान के चलिए 200 साल के आसपास का ये शासन सत्ता, ये सब चल रही, बहुत शक्तिशाली तरीके से चला रहे हैं अपना शासन, ठीक है? ये वंश बहुत दिनों तक सार्वभौम स्थिति में और शक्तिशाली शासन सत्ता की स्थिति में ये थे। अब देखें अगर कला संस्कृति में, तो कला संस्कृति में भी इनका अमूल योगदान रहा है। इन्होंने एलोरा की कई गुफाओं को कटवा कर
मंदिर बनवाए हैं, ठीक है। बौद्ध, जैन, हिंदू हर प्रकार के मंदिर इनके काल में बने हैं। कैलाश मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कभी भी यात्रा पे जाइएगा तो देखिएगा, ठीक। फिर इसके बाद यहां पर एक राजा हुए थे अमोघ वर्ष, उन्होंने स्वयं कविराज मार्ग जैसा कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ लिखा था। परीक्षाओं में सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि कविराज मार्ग किस भाषा में लिखा गया था या किस वंश के राजा ने इसको लिखा था। तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के राजा। और भी बहुत सारे विद्वान रहते थे इनके दरबार में, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं रची गई हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के इतिहास के पोर्शन में। फिर ये शासन करते थे दक्षिण भारत में, मुख्यतः ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और इनका एक शाखा था मानखेत, जो कि बाद में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसी के कारण जो है राष्ट्रकूट वंश को हम मानखेत के राष्ट्रकूट वंश के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं। हालांकि राष्ट्रकूट वंश की कई शाखाएं थी और पैरेलली चल रही थी, वो समानांतर वो चल रही थी। कोई सामंत स्थिति में था, कोई अधिकारी के पद पर, प्रशासनिक पद पर शासन कर रहा था, और कोई सार्वभौम स्थिति में आने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो हमको उनको इतना महत्व नहीं देना है, हमको मानखेत के बारे में या मानखेत के राष्ट्रकूटों के शासन के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि यही इतिहास में इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणीय संघर्ष में इनको हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जब आप पाल पढ़ेंगे तब भी राष्ट्रकूट को पढ़ना पड़ेगा, आप प्रतिहार पढ़ेंगे तब भी आपको राष्ट्रकूट पढ़ना पड़ेगा, और जब आप त्रिकोणीय संघर्ष पढ़ेंगे तब भी आपको राष्ट्रकूट पढ़ना पड़ेगा। तो ये वंश जो है वो समझ लीजिए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और अब आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए, मैप देखिए और मैप से आपको थोड़ा ज्ञान हो जाएगा कि हाँ किस क्षेत्र। ये आपके सामने रहा राष्ट्रकूट वंश का मैप। यहाँ पर आप देख रहे हैं डार्क साइड, ठीक है। ये राष्ट्रकूटों का जो है वो टेरिटरी था। ये यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाकर बैठे हुए थे इतना। खास करके उनका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र, मुख्यतः ये दो क्षेत्र थे। और तो वो जब उत्तर भारत का अभियान करते थे तो ये क्या कहते हैं, कन्नौज तक पहुंच जाते थे वो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश के लोग शासन कर रहे थे। और ये जो थोड़ा डेट दिया हुआ है 750 से 900, ये करेक्ट करके आप 735 से 982 कर लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। आप जो है सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट एक प्रकार से आप समझ लीजिए, आप सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि उनका इतिहास कैसे जाना जाए, उनके इतिहास के साधन क्या होते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, उसमें आप उनकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। फोर्थ पार्ट से आप शुरू हो जाएगा, आपको मतलब बताना शुरू कर दिया जाएगा कि एक एक राजा के बारे में, कि दंती दुर्ग कौन थे, कृष्ण प्रथम कौन थे, ठीक है, ध्रुव धारा वर्ष कौन थे, अमोघ वर्ष कौन थे। तो इस तरीके से हम सारा क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक।